कृष्णा गंगा को बाहों में भर के अस्पताल ले जा रहा था। गंगा धुंधली आंखों से जो चेहरा देख सकती थी वो उस चेहरे को पहचानती थी। पीछे खड़ी उसकी बहन अमृता बार बार जिसे कृष्णा पुकार रही थी। गंगा अपनी बदहवासी की हालत में उसका चेहरा सहलाने की कोशिश कर रही थी। हाँ गंगा, गंगा उठो, गंगा, कृष्णा क्या हुआ इसे? तुम फिक्र मत करो हनी, सब ठीक होगा, बस अस्पताल आने वाला है। और कृष्णा गंगा को अस्पताल ले जाता है। वो बिस्तर पर लेटाई जाती है, उसे ड्रिप चढ़ाई जाती है। डॉक्टर उसे पूरा चेक करती है और कहती है कि आजकल उसका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए शायद स्ट्रेस से वो अचानक यूं बेहोश हो गई है। ओह, मेरी तो जान ही निकल गई थी। और तो कोई डरने की बात नहीं है ना डॉक्टर? पर डॉक्टर सब ठीक बताती है तो ये देख अमृता की जान में जान आती है। तभी वो देखती है कि कृष्णा एक कोने में चुपचाप खड़ा था। अरे तुम इधर आओ ना, देखो मेरी बहन को होश आने ही वाला होगा, उसे भी तो मिलाऊं मैं कि आखिर किसने उसकी मदद करी है। वैसे भी वो कल तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। मेरे बारे में? मगर क्या, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ, तो मेरे बारे में क्या पूछ रही थी? अरे अरे, तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? अरे बाबा, तुम्हारे बारे में, यानी अपनी जीजी के बॉयफ्रेंड के बारे में जानना था उसे, इसलिए मैंने भी बता दिया उसे तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? मगर क्या? तो अरे बाबा, तुम्हारा नाम और क्या? कि हाँ, एक लड़का है कृष्णा जो नाम की तरह छलिया है, और तेरी दीदी का दिल जिसने छल लिया। पर पता नहीं, तब वो बता तो रही थी कि उसे भी कोई मिला या ऐसा कुछ। जबकि कृष्णा, तुम्हें बताओ मेरी छोटी की जिंदगी क्या है। इसका एक कमरा है, उस कमरे में खिड़की है और खिड़की से बाहर दिखती एक नदी है। बस, ना ये कहीं आती है ना जाती है। ऐसे में तो स्ट्रेस ही होगा ना। इसे होश में आने दो, इसकी तो मैं खबर लेती हूँ। और कृष्णा गंगा को देख फिर से ख्यालों में डूब जाता है। वही नौजवान लड़का जिसने अपना नाम गंगा को सागर बताया था, आज फिर से इस नदी किनारे आकर बैठ जाता है और नदी के पानी में हाथ डालकर उसे कल-कल की आवाज को कागज पर नोट करने लगता है। गंगा खिड़की से दूर बैठे उस लड़के को ऐसा करते देखती है तो उसको बहुत जिज्ञासा होती है, लेकिन वो अगर वहाँ जाती तो उसकी माँ और बाबा उसे देख लेते। आखिर घर के सामने कोई भी शरीफ लड़की किसी लड़के के साथ कैसे बैठ सकती है? कल तो गंगा की किस्मत अच्छी थी जो उसे पानी में लड़के के साथ डुबकी लगाते हुए किसी ने देखा नहीं था। मगर आखिर ये लिखता क्या है, मुझे जानना है। और गंगा हिम्मत करके घर से बाहर निकलती है और सागर भी वहाँ से जाने लगता है। गंगा दबे पांव उसके पीछे चल रही थी। देखते देखते सामने चल रहा सागर उसकी आंखों से ओझल हो गया था। गंगा इधर उधर देखती है कि आखिर वो कहाँ गया। तभी अचानक पीछे से उसकी कमर पर सख्त हाथ आता है और गंगा को थाम के उसके कंधे को चूमते हुए धीमे से बोलता है, क्या ये गंगा सागर को ढूंढने आई है या सागर में मिलने आई है? जिंदगी में पहली बार गंगा के इतने करीब कोई आया था। वो नहीं जानती थी कि अचानक से उसका दिल इतनी जोरों से कैसे धड़क रहा था। उसके साथ इतनी गर्मी कैसे हो गई थी। बाहर जो सर्दी थी वो सर्दी उसे महसूस नहीं हो रही थी। अचानक से तापमान में इतनी गर्मी कैसे आ गई थी। वो सागर का हाथ अपने बदन से हटाना चाहती थी, छटपटा के दूर हटना चाहती थी, लेकिन उसे सागर का छूना अच्छा लग रहा था और वो वहीं खड़ी रही। वो उसके उतने ही नजदीक खड़ा था। अनजान हो क्या तुम? जानते हो ना, फिर मेरे इतना करीब क्यों आ रहे हो? मंजिल हमेशा अनजानी होती है गंगा, लेकिन क्या हम तब भी रास्तों पर चलना छोड़ देते हैं? मेरे लिए भी तुम वही रास्ता हो जो सबसे सुंदर मंजिल तक जाता है गंगा। सागर के मुंह से गंगा सुनते ही गंगा को लगता है कि आज से पहले उसे इतना प्यार से कभी किसी ने नहीं पुकारा था, और वो शर्मा करके पलट के सागर का चेहरा देखना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो पलटती है वो देखती है कि वो वहाँ से जा चुका था। पलक झपकते ही जाने वाला इंसान गंगा को भीतर तक बेचैन कर जाता है। आज से पहले खिड़की से बाहर दिखने वाली दुनिया ने गंगा को कभी आकर्षित नहीं किया, लेकिन सागर का यूं आना और आकर चले जाना गंगा को भीतर तक बेचैन कर देता है। सागर, वो मायूस होकर घर लौटती है क्योंकि अभी भी उसको अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। और वो खिड़की पर बैठती है और फिर से अपनी डायरी लेकर उस पर वो सब लिखना चाहती थी कि कैसे सागर के छूने से उसके अंदर से सिमट रही सूखी नदियों की धारा अब एक एक करके बहने लगी थी। तूने छुआ तो यूं लगा जैसे आज पहली बार मेरा दिल धड़का हो। तूने छुआ तो यूं लगा कि इस गंगा का भी किसी से मिलन लिखा हो। ए अजनबी, कौन हो तुम? क्यों हो तुम? मेरी तड़प हो या मेरी अधूरी प्यास हो तुम? जो भी कुछ हो तुम, मेरी जिंदगी के कोई सरगम हो तुम, मेरी जिंदगी का अनछुआ एहसास हो तुम। ए अजनबी, कौन हो तुम? क्या हो तुम मेरे सागर? और गंगा अपनी डायरी को चेहरे पर रखे रखे बिस्तर पर जाकर सो जाती है। वो खुश थी कि आज इतनी लंबी जिंदगी में पहली बार गंगा को अपनी खुद की अहमियत पर विश्वास हुआ था।
लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ एहसास की उम्र बड़ी छोटी होती है और अगली सुबह होती है। उसकी माँ वसुधा बिना दरवाजा खटखटाए सीधा उसके कमरे में आ धमकती है और उसके चेहरे पर रखी डायरी को घूर कर देखती है। गंगा तो अपनी नींद के आगोश में सो रही थी और वसुधा ने उसकी डायरी उठा ली। अजनबी कौन हो तुम, क्या हो तुम? ओहो, तो महारानी इश्क फरमान चल रहा है। ए लड़की, पढ़ाई लिखाई में तो तेरा कुछ हुआ नहीं। उठ उठ और आशिकी करेगी तू? हैं? बता किससे नैन मटक्के कर रही है तू? नहीं तो तेरे बापू ही तेरी खबर लेंगे। वसुधा ने उस पूरे फरमान को नहीं पढ़ा, वरना वो जान जाती कि गंगा ने इसमें सागर का नाम भी छुपाया हुआ था। गंगा अपनी माँ की कड़कती आवाज को सुनकर के घबराते हुए उठती है और देखती है कि डायरी उसकी माँ के हाथ में है। गंगा समझ गई थी कि अब उसकी शामत आ चुकी है। वो माँ, मैं बस कुछ अच्छा लिखना चाह रही थी। क्यों? अपने आप को तो बड़का लेखन समझने लग गई है। तू ही बनेगी क्या अगली मुंशी प्रेमचंद, जो डायरिया पर डायरिया लिखी जा रही है? इन सब से ना बेटा घर नहीं बसा है। घर बसाने के लिए पहले किसी को तुझे पसंद करना पड़ेगा। कब तक तू हमारी छाती पर बोझ बनकर यूं ही पड़ी रहेगी? काम की न धाम की, दुश्मन अनाज की। तेरी तो इस डायरी का चक्कर मैं खत्म ही कर देती हूँ। और वसुधा क्रोध में आकर कल रात गंगा ने जो अपने असल भाव डायरी में लिखे थे उनको नाखूनों से कुरेदते हुए वो पन्ना फाड़ डालती है और उसको मोड़ करके खिड़की के बाहर फेंक देती है। गंगा चाह करके भी अपनी माँ को ये करने से नहीं रोक सकती थी, इसलिए वो बस सुन चुपचाप वहीं बैठे बैठे सुबक सुबक कर रोते रहती है। 10 मिनट में तैयार हो जा, बाहर तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। एक तो बड़ी बहन कुंवारी बैठी है, उसकी जिम्मेदारी पहले से ही है, ऊपर से तेरी माड़ी किस्मत का बोझ। और वसुधा भड़क कर दरवाजा धम करके वहां से चली जाती है। गंगा बस हर बार की तरह रो करके रह जाती है। वो खिड़की के बाहर अपना छन्न से टूटा हुआ एक ख्वाब उड़ता हुआ देख रही थी, जो पूरा होने से पहले ही कागज के टुकड़ों की तरह बिखर गया था और वो तैयार होने चली जाती है। इतनी सुंदर प्यारी सादगी से भरी गंगा आखिर क्यों हर वक्त इतना दुत्कारी जाती थी? इसका जवाब तो अभी बाहर लड़के वालों के सामने मिल ही जाएगा। लड़के वाले आ जाते हैं। जेवर से लदी फदी लड़के की माँ, सूट बूट पहना अगर से बैठा हुआ दूल्हा और पेट निकाले हुए लड़के का बाप यानी कि गंगा के होने वाले ससुर जी सब बैठकर दांत फाड़ते हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी लड़के की माँ गंगा को बुलाने का फरमान बोलती है। गंगा बेचारी सहमी सी एक शोपीस की तरह, बाजार के प्रोडक्ट की तरह उनके सामने डिस्प्ले कर दी जाती है और वो जाकर के सोफे पर बैठ जाती है। जो वसुधा गंगा की बुराई करती थी, अब वही वसुधा लड़के वालों के सामने गंगा की झूठी तारीफों के पुल बांधने लगती है। असल में गंगा तारीफ के काबिल थी, लेकिन वसुधा जो भी बातें अभी बोल रही थी गंगा वैसी थी ही नहीं। लो, बात कर लीजिए। हमारी गंगा तो इतनी चंचल, चुलबुली और घर की रौनक है। वहाँ आने के बाद तो आपको कोई काम करने की दरकार नहीं है। टीवी बंद कर देना, हमारी गंगा ही चलता फिरता मनोरंजन बनकर रहेगी। और फैंसी तो इतनी है ना कि आप बस प्रोडक्ट का नाम बोलो, उस प्रोडक्ट के साथ साथ पूरा का पूरा फैशन कर सकती है। आज तो इसको आप लोग देखने आ रहे थे ना, इसलिए इसने शादी के कपड़े पहने, वरना आपके बेटे के साथ तो गंगा की जोड़ी खूब भी जमेगी। एकदम मॉडर्न है, मॉडर्न। अरे बहन जी, इन सब गुना का तो टेस्टिंग शादी के बाद भी हो जाए, लेकिन पहले टेस्टिंग तो कुंडली की हो। वैसे भी आपके यहाँ आने से पहले हमें बताया गया था कि 26 लड़के आपकी गंगा को मना करके गए। अब 26 लड़कों में तो दोष होगा नहीं, तो जरा हमें भी पता चले कि वो मना करके क्यों गए। हाँ, लाते हैं, आपको दिखाते हैं कुंडली। वसुधा संजीव को इशारा करती है और संजीव कुंडली ला करके लड़के की माँ के सामने रख देता है और लगता है बातें बनाने। देखो बहन जी, कुंडली तो सब ना पुराने लोगों के चोचले हैं। आजकल तो लड़का लड़की का मन मिले, आंखें मिले, बस रिश्ता अपने आप ही हो जाता है। अब कुंडली में 4 बातें इधर उधर लिख देता है पंडित लोग। पंडितों से किसने बहस करी है, तो उसी के चलते लोग बातें बनाने लग जाते हैं। बाकी ये सब सच थोड़ी होता है। हाँ भाई साहब, लेकिन हम तो ये सब में मानते हैं। अरे बड़के पंडित हमारे घर के फैमिली पंडित हैं, उन्हीं के चलते आज हमारा बेटा अमेरिका में है। ये क्या चिंटू, खड़ा हो जा। और ये रिश्ता करना ही नहीं है। लड़की की कुंडली तो देख, राहु शनि मंगल सूर्य हर किस्म के दोष इसमें लिखे हुए हैं। माफ करना भाई साहब, इतने दोष वाली लड़की को तो आप ब्याहने के चक्कर छोड़कर ऐसे ही घर में बैठा लो, क्योंकि ब्याह करके ऐसे कहीं भेजकर उसका घर बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपनी बर्बादी अपनी पेटी में ही रखो। बड़े हैं मॉडर्न बनने वाले, जय राम जी की। और इस तरह से वसुधा और संजीव को फिर से घर में आने वाले लोगों की तरफ से मुंह की खानी पड़ती है और उस हर चीज का गुस्सा हर बार गंगा पर ही निकलता था कि क्यों ऐसी दोष परिपूर्ण लड़की ने इस घर में जन्म लिया।
गंगा पर हर बार के रिजेक्शन के बाद गहरा असर तो पहुंचता ही था, क्योंकि जिस चीज से वो गुजर रही थी बाकी लोगों को तो पता ही नहीं था। अमृता तो शहर में अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन गंगा तो रोज जिस परीक्षा से गुजर रही थी केवल वही जानती थी कि उसे परीक्षा में फेल होने का नतीजा गंगा की आत्मा पर कितना ज्यादा दर्द दे रहा था। और वो रोते हुए वहीं अपनी नदी किनारे बैठ जाती है। मेरा क्या दोष है इस कुंडली दोष को लेकर? ए अजनबी, कौन हो तुम? क्या हो तुम? जहाँ एक तरफ गंगा अपने आंसुओं को नदी में घोल रही थी कि तभी उसके कानों में सागर की एक मधुर आवाज घुलती है और वो पलट कर देखती है कि सागर के हाथ में वही उसकी डायरी का फटा हुआ एक किस्सा था जिसे सागर पढ़ रहा था। अजनबी, क्या हो तुम? कौन हो तुम? गंगा की आंखें सागर से मिलती हैं। सागर के कदम गंगा की ओर बढ़ रहे थे। गंगा की सांसें सागर की सांसों में घुलना चाह रही थी कि तभी जरा नाड़ी वैद्य को बुला करके एक बार इस गंगा की तबीयत को जांच लेते हैं। सुबह से मुरझाई मुरझाई सी बिस्तर में पड़ी है। ऐसे ही रहा तो फिर तो जी ये हमारे जी को ही आएगी। ये लो, नाड़ी वैद्य आ गई है। अब देखिए क्या होगा गंगा की जिंदगी में एक और नए तमाशे की शुरुआत। जानने के लिए देखते रहिए बिन ब्याही माँ कहानी केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।